फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है, प्रश्न पत्र 2 है, जो कि समावेशी शिक्षा का रहता है। और ये आपका टोटल 50 नंबर का रहता है। 2 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस क्लास में हम आपको इस पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं और यहाँ से डायरेक्टली आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए इस क्लास को आप एंड तक कंप्लीट देख लीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परीक्षाओं तक मॉडल पेपर की इसी तरह से क्लास अटेंड करने के लिए, डेली क्लास अटेंड करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी हमने आपको लगातार चैनल पर दी है और उसकी प्लेलिस्ट हमने आपको बनाकर दे दी है। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। वो क्लासेस भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि PYQ सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपकी परीक्षा में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा जो ब्लैक बोर्ड है वो कठोर टाइप का होता है, तो आपको बता देना है कि ये कठोर होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो PDF फाइल आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ क्लास में पूरा एंड तक। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? क्या आत्मज्ञान है, क्या सामाजिक सामंजस्य है, या फिर आत्म स्वीकृति है? जो परामर्श होता है वो सभी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी कि प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 3 है, जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार यानी कि जो विकास है वो किसने किया था? उस मनोवैज्ञानिक का जो नेम है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा लुइस ब्रेल ने, ठीक है। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि के जो आविष्कार है वो किया था। ब्रेल लिपि किन के लिए होती है? जो बालक या जो लोग, जो बच्चे यहाँ पर आंखों से देख नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कराने के लिए, यानी कि पढ़ाने के लिए। शिक्षा में यहाँ पर ब्रेल लिपि का जो यूज़ है वो किया जाता है ऐसे बच्चों के लिए जो आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 4 है आपके लिए। इसमें आपसे पूछा गया कि कौन जो है वो विशिष्ट बालक नहीं है। यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है नेगेटिव चीज़, यानी कि इनमें से कौन जो है वो विशिष्ट बालक नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या अल्पसंख्यक जो विशिष्ट बालक नहीं है? क्या मंदबुद्धि विशिष्ट बालक नहीं है? क्या प्रतिभाशाली विशिष्ट बालक नहीं है? क्या दृष्टिदोष युक्त विशिष्ट बालक नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदबुद्धि, दृष्टिदोष और प्रतिभाशाली ये तीनों विशिष्ट बालक हैं। कैसे हैं? विशिष्ट बालक है। लेकिन जो अल्पसंख्यक बालक है ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है, कैटेगरी वाइज है। तो यहाँ पर ये आपका विशिष्ट बालक नहीं है। जो अल्पसंख्यक बालक होता है वो विशिष्ट बालक नहीं है, ठीक है। अल्पसंख्यक का मतलब है ऐसे बालक जो बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध हो किसी कैटेगरी में, किसी वर्ग में, ठीक है, तो वो विशिष्ट बालक की कैटेगरी में नहीं आते। बल्कि जो बालक मंदबुद्धि होगा, ठीक है, जो दृष्टिदोष युक्त होगा या जो प्रतिभाशाली होगा, उन बच्चों को हम विशिष्ट बालक की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसके साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। विशिष्टता का संप्रत्य क्या होता है? ठीक है, विशिष्टता का संप्रत्य होता है क्या होता है ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो ऑप्शन ए आपके सामने स्क्रीन पर है। गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। तो विशिष्टता का जो संप्रत्य होता है वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे आप यहाँ पर, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। ब्रेल लिपि संबंधित है। अभी मैंने कुछ सेकंड पहले ही आपको बताया था कि जो ब्रेल लिपि है उसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था। और ये जो ब्रेल लिपि है ये किससे संबंधित है? ये दृष्टिदोष से संबंधित है, यानी कि दृष्टिदोष जिसमें बच्चों को या बालकों को ठीक से दिखाई नहीं देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो उससे ये संबंधित है दृष्टिदोष से, ठीक है, यानी कि देखने से संबंधित है, दृष्टिदोष से संबंधित है ब्रेल लिपि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है। अधिक तनाव का काल है, ठीक है, ऐसा काल या ऐसा समय जिसमें बच्चों को या बालकों को बहुत अधिक तनाव रहता है, प्रेशर रहता है माइंड पे, तो वह कौन सा काल होता है, कौन सा समय होता है? क्या किशोरावस्था होती है, क्या शैशवावस्था होती है, क्या बाल्यावस्था होती है, क्या प्रौढ़ावस्था होती है? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक तनाव का काल है वो मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को माना, यानी कि किशोरावस्था में बालक जो है, बच्चा जो है वो बहुत अधिक तनाव में रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। कौन सी अवस्था में?
किशोरावस्था में। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए। इसी के साथ प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर बताया जा रहा है, यानी कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी बात है जो जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देखना है, यहाँ पर निगेटिव चीज पूछी जा रही है, इनमें से नहीं है। ठीक है, कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। क्या भूख जन्मजात नहीं होती है? इससे आप खुद से लगा सकते हैं, बताइए क्या ये जन्मजात है या नहीं है। तो ये बिल्कुल जन्मजात है। भूख कैसी है? ये जन्मजात है। भूख कैसी है? जन्मजात है। बचपन से ही बच्चे, आप छोटा बच्चा देख लीजिए, उसे भूख लगेगी तो वो रोने लगेगा। ठीक है, ये जन्मजात होती है। ठीक है, ये जो यहाँ पर आपके अंदर क्षमता पाई जाती है जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद नींद, नींद भी आप देख सकते हो कि बच्चा पैदा होगा, छोटा सा होगा, तब भी उसे नींद आएगी, वो सोएगा, यानी कि ये जो चीज़ है ये जन्मजात है। ठीक है, और बचपन में के बाद आप जब जवानी में आएंगे तब भी नींद आएगी, बुढ़ापे में आएंगे तब भी नींद आएगी, यानी कि ये जन्मजात से आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय के बाद आपको सोना ही सोना, आप कितना भी कंट्रोल करें आपको नींद आएगी आएगी। प्यास, प्यास भी ये क्या है? ये जन्मजात है। ठीक है, कैसे? ये जन्मजात है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि नहीं है, इनमें से बताइए कौन सी चीज़ है जो जन्मजात नहीं है। तो आप बताएंगे जो आदत है ये जन्मजात नहीं होती। आप जिस तरह की, जिस चीज़ की आदत डालेंगे आप अपने ऊपर, वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगी। जिस चीज़ का आप बार बार यूज़ करेंगे या जिस चीज़ के साथ रहेंगे उस चीज़ की आपको आदत लगना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये जो आदत है ये जन्मजात बचपन से या शुरू से आपको नहीं होती है। जैसी चीज़ों के साथ रहेंगे उन्हीं चीज़ों की आपको आदत लग जाएगी। तो ये जो आदत है ये जन्मजात नहीं होती, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो ये आदत जन्मजात नहीं है, तो यही राइट आंसर आपका। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर लीजिए, उठाइए। निःशुल्क और अनिवार्य, ठीक है, निःशुल्क यानी कि फ्री और इम्पोर्टेंट, ठीक है, अनिवार्य, ठीक है, शिक्षा किससे संबंधित है, कौन से अनुच्छेद में? तो ये यहाँ पर आपको बताना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। क्या अनुच्छेद 22 में, क्या अनुच्छेद 21 चा में, क्या अनुच्छेद 20 में, क्या अनुच्छेद 21 का में? तो अनिवार्य और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो संविधान का अनुच्छेद 21A के अंदर है, यानी कि आर्टिकल 21A यानी कि 21 का के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह की और भी क्लास को अटेंड करने के लिए और भी मॉडल पेपर को देखने के लिए अभी बता दूंगा ये मॉडल पेपर आपको कहां से कैसे डाउनलोड करना है। इसके साथ ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसकी आंसर की भी आपको इसी मॉडल पेपर में नीचे की साइड में देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए आप इस क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। निर्देशन का प्रकार नहीं है, एक बार फिर देख लीजिएगा। यहाँ पर नेगेटिव पूछा जा रहा है कि नहीं है। निर्देशन किस प्रकार से आप नहीं दे सकते हैं? क्या लिखित निर्देशन नहीं दे सकते हैं, या फिर आपका शैक्षिक निर्देशन नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर व्यक्तिगत निर्देशन नहीं हो सकता, या फिर व्यावसायिक निर्देशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निर्देशन, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन आप किस तरह से नहीं दे सकते हैं, किस तरह का निर्देशन नहीं हो सकता। तो जो लिखित निर्देशन है ये नहीं हो सकता, यानी कि लिखित निर्देशन का जो प्रकार है ये नहीं है। बाकी शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन ये निर्देशन के प्रकार हैं, लेकिन लिखित निर्देशन ये नहीं होता है। तो यही तो आपका राइट आंसर है। आपसे नहीं पूछा गया तो नहीं, यही नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 है। वर्तमान में यानी कि जो समय चल रहा है इसमें निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? शिक्षक नहीं, यहाँ पर शिक्षा है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये शिक्षा है, ठीक है। निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है यहाँ पर आपको बताना। क्या विशेष शिक्षा कहा जाता है, क्या समय विशेष शिक्षा कहा जाता है, क्या समेकित शिक्षा कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको यहाँ पर आपको बताना होगा। तो वर्तमान समय में जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखकर उनको पढ़ाया जाता है, जिसमें चाहे वो निःशक्त बच्चे हों या फिर नॉर्मल सामान्य बच्चे हों, उन सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो उसी को हम समावेशी शिक्षा कह देते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए, चाहे वो सामान्य हो, प्रतिभाशाली हो, निःशक्त हो, किसी भी तरह से हो, ठीक है, या दृष्टिबाधित हो, उस शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा बोल देते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। डिसलेक्सिया, और ये यूपीटीटी में भी बार बार पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है ये यूपीटीटी की परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है, या फिर सीटेट की परीक्षा में भी, जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया की जो समस्या है, यानी डिसलेक्सिया यदि समस्या हो जाती है तो उसमें किस तरह से आपको प्रॉब्लम होती है, किससे संबंधित है? क्या बोलने से संबंधित है, क्या बोलने और सुनने से संबंधित है, क्या पढ़ने से संबंधित है, या फिर लिखने से संबंधित है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है? ये यहाँ पर पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। किससे पर संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है, ठीक है, पढ़ने से, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है, ठीक।
बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और यदि आपसे पूछा है कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि वह लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया किससे, लिखने से, और डिसलेक्सिया ये पढ़ने से। जिसमें डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है, शब्दों को उल्टा पढ़ता है, ठीक है, ठीक है, उसे शब्द जो हैं वो उल्टे उल्टे दिखाई देते हैं कई बार, ठीक है। इस तरह की मूवीज़ भी बनी हैं बॉलीवुड में। तो ये जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने से संबंधित आप बताएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना है वो यहाँ पर कब हुई थी, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना है वो 1992 यानी कि 1992 में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो केवल जन्मजात मिलती है बच्चों को, केवल जन्मजात होती है, ठीक है। क्या मंदबुद्धि है, क्या श्रवण दोष है, क्या दृष्टि दोष है, या फिर मूक बधिर यानी कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर क्षमता है मंदबुद्धि, ये आपकी जन्मजात होती है, ठीक है। मंदबुद्धि बच्चा जो होता है वो जन्म से ही होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लो 5 साल का हो गया या 8 साल का हो गया, 10 साल का हुआ तब बच्चे में मंदबुद्धिता आ गई या फिर उसकी IQ कम हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर मंदबुद्धिता होती है ये जन्मजात होती है, जन्म से ही बच्चा मंदबुद्धि होता है, ठीक है। इसके अलावा जो श्रवण दोष होता है ये यहाँ पर आपका जन्मजात भी हो सकता है, और यहाँ पर ये आपको आपकी लाइफ में किसी भी समय आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको श्रवण दोष हो सकता है, यानी कि सुनने में समस्या हो सकती है जिसमें आपके सुनाई बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। इसी तरह से दृष्टि दोष होता है, ये आपको जन्मजात भी हो सकता है, ये जन्मजात हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जन्मजात ही हो। लाइफ में आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें आपको दृष्टि दोष हो सकता है। इसी तरह से मूक बधिर भी बच्चा जन्मजात भी हो सकता है और लाइफ में वैसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर मंदबुद्धिता होती है ये केवल और केवल जन्मजात होती है। तो आपसे यही पूछा गया है कि केवल जन्मजात जो कौन सी है, तो वो आपकी मंदबुद्धि, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बने रहिएगा क्लास में एंड तक। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन है और इनकी आंसर की भी इसी PDF फाइल में दी गई है, नीचे वो बता दूंगा मैं। ये PDF फाइल आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, बस 1 सेकंड का वेट कीजिएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होती है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो 180 से अधिक होती है, 140 से अधिक होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल जो है वो 140 से ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं, ये जो PDF फाइल है, ये जो मॉडल पेपर है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को, यहाँ पर आपको हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहती है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। निर्देशन के 2 उपकरण बताइए, तो साक्षात्कार और प्रश्नावली, ये आपके निर्देशन के उपकरण है, ठीक है। निर्देशन, जिसमें निर्देशन डायरेक्शन यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो साक्षात्कार और प्रश्नावली। प्रश्न संख्या 17 अपवंचित बालक पिछड़े बालक से अलग कैसे हैं। जो अपवंचित बालक होते हैं, एक होता है अपवंचित बालक और एक होता है आपका पिछड़ा बालक, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस कैसे हैं इन दोनों में, यानी कि ये अलग अलग कैसे हैं, तो बताएंगे आप कि अपवंचित बालक जो है वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि पिछड़े बालक जो है वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है। शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है। जो शारीरिक दक्षता होती है उससे क्या तात्पर्य है, तो शारीरिक फिटनेस को कार्यों आराम की गतिविधियों को दक्षता और प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने, इसके अलावा कम गतिज बीमारियों की प्रतिरोधक शक्ति और आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की क्षमता का मानदंड माना जाता है। इसी के साथ बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करना है आपको। तो विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में एवं अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। इसके साथ बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी तरह के बच्चों को रखा जाता है, चाहे वो सामान्य हो, मंदबुद्धि हो, या फिर ऐसे बच्चे हों
जो इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं वो। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 की ओर हम यहाँ पर बढ़े हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक और व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे आते हैं, यानी कि सभी तरह के बच्चे इसमें आ जाते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी तरह के बच्चों को रखा जाता है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 अब आपका आ गया सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें और पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना, ये सामाजिक निर्देशन कहलाता है। सामाजिक निर्देशन कहलाता है समाज में आप कुछ अच्छा करें, अच्छी आदतें डालें, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 से बुद्धि लब्धि, IQ किसे कहते हैं, ठीक है। सो उदाहरण आपको स्पष्ट करना है उदाहरण सहित। तो बुद्धि लब्धि जो है वो बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि ये बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। तो मानसिक योग्यता में गति में विकास को बताना ही, मानसिक योग्यता में जो विकास हो रहा है उसकी गति को बताना ही बुद्धि लब्धि कहलाती है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या यहाँ पर 23 है। निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो स्कूल में समायोजन में सहायता करना निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन करने में सहायता देना, ये भी निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो अभी आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा ही होगा कि यहाँ पर इनकी बुद्धि लब्धि जो है 140 प्लस होती है, और कुछ जगह ऐसा भी बताया गया कि 120 से अधिक होती है, ठीक है। इनकी बुद्धि लब्धि जो लगभग 120 से ऊपर ही रहती है, तो वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक पहुँच सकती है, ठीक है। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी हो जाती है, 180 से 190 भी हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। धीमी गति यानी कि धीरे धीरे से सीखने के कौन कौन से कारण हैं। तो इन बालकों की मानसिक योग्यता औसत से काफ़ी कम होती है, ठीक है। ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है, यानी कि अंदर मानसिक शक्तियाँ बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 है। डाइट के दो उद्देश्य लिख दिए। डाइट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आप 3rd सेमेस्टर में, तो ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि डाइट क्या है, डाइट के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो डाइट का प्रमुख उद्देश्य सबसे पहले देख लीजिए, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश देना, ठीक है। इसके अलावा जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको प्रशिक्षण देना। इसके अलावा सेवा पूर्व जो यहाँ पर DELED का प्रशिक्षण दिया जाता है वो उसको प्रशिक्षण देना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो डाइट के उद्देश्य रहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। बाल अपराध रोकने हेतु दो प्रमुख उपाय बताइए। तो घर, विद्यालय में, समाज में बालकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। अपराधियों की संगत से दूर रखना चाहिए। उनके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना चाहिए। बाल अपराध रोकने के लिए आवश्यक हैं। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है। दो बुद्धि परीक्षण के नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो आर्मी अल्फा टेस्ट, दूसरा आपको आर्मी बीटा टेस्ट। ये बुद्धि लब्धि के परीक्षण, ये बुद्धि के परीक्षण है, यानी कि आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट, ये बुद्धि के परीक्षण है। प्रश्न संख्या 29 से परामर्शदाता के 4 गुण बता दीजिए। तो उपबोध्य की समस्याओं को समझकर उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करना चाहिए, ठीक है। ये परामर्शदाता का गुण होना चाहिए। उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए, ठीक है। जिससे आप परामर्श दे रहे हैं उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए, ठीक है। इसके बाद पॉइंट 3 बताया गया, अपने साथी छात्रों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट 4 बताया गया, उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियाँ, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। तो ये परामर्शदाता के गुण आपके हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर, ठीक है। तो पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ही ध्यान दिया, जो पर्यवेक्षण होता है उसमें केवल क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि निरीक्षण में यहाँ पर गुण और दोष, ठीक है। ये घोड़े नहीं है, गुण होगा यहाँ पर, ठीक है। ये मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक। तो गुण एवं दोष दोनों को इंगित किया जाता है, ठीक है। तो पर्यवेक्षण में क्या होता है, यहाँ पर निरीक्षण में क्या होता है, यहाँ पर गुण और दोष दोनों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की और यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से इन क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लघु उत्तरीय में, इन्हें आपको एक बार पढ़ लेना आसानी से। और इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका अगला समाप्त हो चुका है और यहाँ से क्या है, यहाँ से ये आपकी आंसर की भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी और ये पूरी आंसर की वही मैंने आपको बता ही दिया। ये इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से।
ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन कम है तो यहाँ से इस क्वेश्चन को पूरा करके आपको ये PDF फाइल दे दी जाएगी बहुत जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।